स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 और इस पार्ट में आज पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस को। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म यानी मेल गैमीट्स। यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, स्पर्मेटोसाइटोसिस और जो दूसरा स्टेप है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्मेटिड्स तक के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। और जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड से मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर जो स्पर्मेटोसाइटोसिस स्टेप है, ये स्टेप 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहली होगी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा जो है वो है मैचुरेशन फेज। तो हम इन सभी स्टेप्स को डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, थोड़ा सा हम यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स हमने देखा था कि वो कॉलमनर होती थी, लंबी होती थी, पिलर लाइक, वो सेल्स कहलाती थी सर्टोली सेल। तो मैंने एक यहाँ पर ड्रॉ कर दी है सर्टोली सेल, इसको भी लेवल कर लेते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं वो यहाँ से जर्मिनल एपिथेलियम से अलग होंगी और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में पहुंच जाएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी ये स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो जो जर्म सेल यहाँ पर अलग हुई है और स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगी वो कहलाती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। दिस इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है ये होती है डिप्लॉइड, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, यानी क्रोमोसोम के 2 सेट्स यहाँ पर हैं, तो ये डिप्लॉइड सेल है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल में लगातार माइटोसिस होता है। माइटोसिस से जो सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो पेरेंट सेल में होता है। तो हम इसमें 2 बार माइटोसिस करा देते हैं। पहली बार माइटोसिस से एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ये 2 सेल्स बन जाएंगी और एक बार और माइटोसिस अगर करा दें तो यहाँ पर 2 से 4 सेल्स बन जाएंगी। यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो है माइटोसिस। रिपीटेड माइटोसिस से जो सेल्स बनती हैं वो कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया भी 2 टाइप की बनती हैं, कुछ होती हैं ए स्पर्मेटोगोनिया और कुछ होती हैं बी स्पर्मेटोगोनिया। जो ए स्पर्मेटोगोनिया होती है वो स्टेम सेल की तरह वर्क करती हैं और बार बार डिवाइड होकर और अधिक स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसी होती है जिनके साइज में ग्रोथ होती है और ये साइज लगभग 2 गुना हो जाता है, वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं बी स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर कुछ होंगी ए स्पर्मेटोगोनिया और कुछ होंगी बी स्पर्मेटोगोनिया। इसको ए मान लेते हैं और ये हो जाएगी आपकी बी स्पर्मेटोगोनिया। ये हो गई है स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस हुआ है तो अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉइड है तो ये स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड ही होगी, तो यहाँ पर इसे डिप्लॉइड बता दिया। जो ए सेल है ये तो और बार बाद में डिवाइड होगी और डिवाइड होती जाएगी और स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी और उन स्पर्मेटोगोनिया में भी कुछ ए स्पर्मेटोगोनिया होंगी, कुछ बी स्पर्मेटोगोनिया होंगी। और जो बी स्पर्मेटोगोनिया होती है इनके साइज में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है और साइज लगभग 2 गुना हो जाता है। तो हम एक सेल को आगे यानी एक स्पर्मेटोगोनियम को आगे लेकर चलते हैं, साइज में ग्रोथ करते हैं और साइज लगभग इसका डबल कर देते हैं। ये लार्ज साइज जो सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होता है यहां पर मियोसिस। मियोसिस में आपने पढ़ा था कि इसमें 2 स्टेप्स होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसे कहते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन और जो
म्योसिस सेकेंड होता है उसे कहते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन या होमोटाइपिक डिवीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्योसिस फर्स्ट से जो दो सेल्स बनती हैं, इन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन या हेट्रोटाइपिक डिवीजन। और जब म्योसिस सेकेंड होता है तो जो ये दो डॉटर सेल्स बनी है, इनसे दो दो सेल्स और बनती है, इनमें क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो इन सेल्स में, यानी हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही रह जाती है। ये होता है होमोटाइपिक डिवीजन। तो पहले इसमें होगा म्योसिस फर्स्ट या हेट्रोटाइपिक डिवीजन। म्योसिस फर्स्ट से बनेंगी यहां पर दो सेल्स, म्योसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी यहाँ पर जो भी सेल्स बनी है ये सेल होंगी हैप्लॉइड और इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में रेड इंक से लिख रहा हूं इसे, ये होंगी हैप्लॉइड। ध्यान रखिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पहले की सभी सेल्स थी डिप्लॉइड, पहली बार जो हैप्लॉइड सेल बनी है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा म्योसिस सेकेंड, तो दोनों में ही हम म्योसिस सेकेंड करा लेते हैं। और म्योसिस सेकेंड जो होता है वो होता है यहां पर होमोटाइपिक या कह सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और म्योसिस सेकेंड से बनने वाली सेल्स कहलाती हैं स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी होंगी हैप्लॉइड। यहां तक का इस जो प्रोसेस है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। और जो स्पर्मेटिड्स हैं, इन स्पर्मेटिड से बनते हैं जब स्पर्म, चारों से सेल से एक एक स्पर्म हम यहां पर डेवलप कर लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो शुरुआत से लेकर प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर स्पर्म तक के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये अब हो जाएगी 4 स्टेप में। कैसे? क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन ये तो था स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसमें 3 स्टेप थी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। तो 3 स्टेप ये होगी, चौथी ये हो जाएगी यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस। तो जरा इनको देखते हैं। देखिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर ये जो डिवीजन का प्रोसेस है जब स्पर्मेटोगोनिया बन रही है, ये प्रोसेस कहलाता है यहां तक का, इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है, इन स्पर्मेटोगोनिया के साइज में जो दोगुनी वृद्धि हुई है, दोगुनी ग्रोथ हुई है, ये स्टेप कहलाती है ग्रोथ फेज। और फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब हुए थे म्योसिस हुआ था, या म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड, ये होता है मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज में बन जाएंगी अब 4 स्पर्मेटिड। ध्यान रखें, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब इन स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से बनने वाले जो स्पर्म्स होते हैं ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं सर्टोली सेल से, इसीलिए सर्टोली सेल को नर्व सेल्स भी कहते हैं। सर्टोली सेल के अदर फंक्शंस जो थे वो हमने पार्ट 1 में जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने डिस्कस किए थे, उन्हें बार बार डिस्कस करेंगे नहीं अब यहाँ पर जो स्पर्मियोजेनेसिस है, इस स्पर्मियोजेनेसिस को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्फेरिकल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड एक इलोंगेटेड और मोटाइल स्पर्म में चेंज हो रही है। ये चेंज होने की ये जो प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, वही कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्फेरिकल और नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड होती है, इससे इलोंगेटेड और मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जानते हैं कैसे एक स्फेरिकल और नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इलोंगेटेड और मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाती है। ये तो हो गई एक स्पर्मेटिड, ये एक स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड है तो सेल ही, ये अलग बात है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड होगा,
अंदर न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और साइटोप्लाज्म भी होगा। सेल है तो होगा ही होगा ये तो अब ये सारी चीज़ें मिलकर बनाने वाली हैं स्पर्म। सबसे पहले जो इसका जो न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये केवल क्रोमेटिन मटेरियल को छोड़कर बचा हुआ जितना भी सब्सटेंस है, मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ज़्यादातर प्रोटीन्स और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं उनको भी ये न्यूक्लियस रिलीज कर देता है इस साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस हो जाता है हल्का और कुछ इलोंगेटेड, साइज भी छोटा हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा और ये इलोंगेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस बना लेते हैं हम लोग, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में केवल क्रोमेटिन मटेरियल ही बचेगा और कुछ भी नहीं। इस स्पर्मेटिड का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस न्यूक्लियस के एंटीरियर एंड पर एक एंजाइम से भरी हुई थैली बनाता है। ये एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं स्पर्म लाइसिन्स। स्पर्म लाइसिन्स हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के समय एग मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने में। तो जो एंजाइम से स्पर्म लाइसिन्स या एंजाइम से भरी हुई जो एक थैली होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इस न्यूक्लियस के अगले सिरे पर होता है, उसे कहा जाता है एक्रोसोम। ये इस तरह से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस कॉल्ड एक्रोसोम। लेबलिंग कर लें इसकी फटाफट, दिस इज द न्यूक्लियस, एक्रोसोम। इसके बाद ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड के जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये अरेंज रहते हैं। ये सेंट्रियोल इस न्यूक्लियस के पीछे अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल में जो पहला सेंट्रियोल होता है वो इस न्यूक्लियस की लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से अरेंज होता है। तो एक डॉट जैसा यहाँ पर बना लेते हैं। ये पास में जो सेंट्रियोल है इसे कहेंगे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो दूसरा सेंट्रियोल होता है वो इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे न्यूक्लियस की जो लॉन्ग एक्सिस है उस लॉन्ग एक्सिस की डायरेक्शन में अरेंज होता है। इसके पीछे एक और सेंट्रियोल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। और इस डिस्टल सेंट्रियोल से डेवलप होता है एक्सोनीमा। एक बात ध्यान रखें, सेंट्रियोल का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसल बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन होता है, बिल्कुल एक जैसा। जैसे बेसल बॉडी से फ्लैजिलम डेवलप होता है, वैसे यहाँ पर जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जिसे बोलेंगे हम यहाँ पर एक्सोनीम। इस एक्सोनीम को लंबा सा एक टेल की फॉर्म में यहाँ पर दिखा देते हैं। स्पर्मेटिड के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के जो सिरे होते हैं, सिरों पर जुड़कर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रिप बना लेते हैं, एक पट्टी बना लेते हैं। ये पट्टी इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल तथा ये जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम के कुछ एंटीरियर पार्ट के चारों ओर स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये स्ट्रिप होती है, दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड नीबेन कर्न। तो हम नीबेन कर्न बनाते हैं, इसी के ऊपर ये माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरह से। जितनी यहाँ पे चौड़ाई जो हमने न्यूक्लियस की ली है, लगभग इसी चौड़ाई में हम लोग यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को सेट करने वाले हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रिप है जो कि स्पर्म के न्यूक्लियस के पीछे अरेंज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रिप जो है वो कहलाती है नीबेन कर्न। ये जो नीबेन कर्न है ये स्पर्म की मोटेलिटी के लिए प्रोवाइड कराती है एनर्जी, क्योंकि नीबेन कर्न बना है माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म से मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा और साइटोप्लाज्म आगे से पीछे की तरफ मूव करेगा और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा इस सेल से। लेकिन बचे हुए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबके चारों ओर साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर की फॉर्म में अरेंज रहता है और ये लेयर कहलाती है मैनचेट।
थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मैनचेट। इस मैनचेट को हम चारों ओर डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रेड कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है ये है मैनचेट। मैनचेट के बाद जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्मेटिड की, वो भी इसी के ऊपर चिपक जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी चिपका देते हैं इसी मैनचेट के ऊपर की ओर। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से एक स्फेरिकल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से एक मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्म डेवलप हो जाता है। एक बार फटाफट सुनेंगे। जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस केवल क्रोमेटिन मटेरियल अपने अंदर रखता है। बचे हुए सारे स्ट्रक्चर, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे वो स्टोर प्रोटीन्स हो या न्यूक्लियोलाई हो, इन सबको ये रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस हल्का, छोटा, लाइट वेटेड हो जाता है और कुछ इलोंगेटेड हो जाता है। इस न्यूक्लियस के पीछे अरेंज हो जाते हैं दोनों सेंट्रियोल्स। जो पहले अरेंज होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा वाला होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के पीछे अरेंज हो जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। इस डिस्टल सेंट्रियोल से डेवलप होता है एक्सोनीम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्पर्मेटिड की, वो बना लेती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्ट्रिप जिसे कहते हैं नीबेनकर्न, जो कि न्यूक्लियस के पीछे इस प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल के चारों ओर, और जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम के प्रॉक्सिमल पार्ट के चारों ओर स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती हैं। और जो इसका साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म एक थिन लेयर की फॉर्म में सभी स्ट्रक्चर्स के चारों ओर अरेंज हो जाता है। वो कहलाता है मैनचेट। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से न्यूक्लियस के एंटीरियर एंड पर बनता है एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन के समय एक मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करता है। और फाइनली इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चिपक जाती है इसके ऊपर की ओर। इस तरह से जो स्पर्म डेवलप होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली सिरे पर होता है इसका हेड। इस हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसोम आते हैं। बीच में होता है ये मिडिल पीस। मिडिल पीस जो होता है इसमें मेनली नीबेनकर्न होता है। नीबेनकर्न माइटोकॉन्ड्रिया से बना है, तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म इज द मिडिल पीस। और लास्ट पार्ट जो इसका टर्मिनल पार्ट है ये कहलाता है इसका टेल। टेल में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि टेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये कहलाता है मेन पीस, और लास्ट वाला जो होता है वो कहलाता है एंड पीस। अगर आप फ्लैजिलम या सिलियम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो उसमें आपने जाना होगा कि इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है पेरिफेरल होती हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सिंगलेट होती है वो सेंट्रल पार्ट में होती हैं। यहाँ भी 9+2 अरेंजमेंट है, लेकिन जो इसका मेन पीस होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, उसमें 9+2 अरेंजमेंट के बाहर 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। तो वहाँ पर प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होगा वो होगा 2+9+2, जबकि एंड पीस में होगा केवल 9+2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज द मेन पीस, और लास्ट वाला जो होगा उसे कर देंगे हम एंड पीस। तो इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को। तो मेल गैमीट मिल गया है। हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।